और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में आटे की कीमत कंट्रोल से बाहर हो गई। 2 रोज में आटे की कीमत 350 रुपए फी मन बढ़ गई। एक मन आटे की कीमत 5,750 रुपए हो गई। तंदूर मालिकान ने भी रोटी की कीमत 20 से 25 रुपए करने का इंदिया दे दिया। आपको बताते चलें, फैसलाबाद में आटे की कीमत कंट्रोल से बाहर हो गई। 2 रोज में आटे की कीमत 350 रुपए फी किलो बढ़ गई। एक मन आटे की कीमत 5,750 रुपए हो गई। तंदूर मालिकान ने भी रोटी की कीमत 20 से 25 रुपए करने का इंदिया दे दिया। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आटे की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आटे की फी मन कीमत जो है वो 350 रुपये इजाफे के बाद आज जो आटे की कीमत है वो फी मन 5,750 रुपये हो चुकी है, जबकि 80 किलो का थैला जो है वो 10,800 रुपये से बढ़ने के बाद आज 11,500 रुपये का हो चुका है, जिस पर होटल मालकान की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि आटे की कीमत बढ़ती जा रही है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो रोटी की कीमत का तयन नहीं कर रही, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। तंदूर एंड अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, वसीम ज़बीउल्लाह। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी वसीम भाई, बताइएगा, आटे की कीमत बढ़ने के बाद क्या रिएक्शन है तंदूर मालकान का, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप गाए बगाए हमारे मसाइल करते हैं। 4 दिन पहले भी हमारी जो लाहौर एसोसिएशन है, उन्होंने DCO लाहौर और चीफ सेक्रेटरी जो है उनके नोटिस में ये बराबर करवा चुके हैं इस चीज़ के लिए कि बार बार रेट बढ़ रहे हैं। और 3 दिनों में जो 20 रुपये किलो मगर बढ़ा है, आज से 4 दिन पहले रेट जो था वो 10,800 रुपये था, और आप परसों रेट 11,300 रुपये की, और आज रेट 11,500 रुपये 80 किलो की बोरी का है, और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। आम दुकान पे 150 रुपये किलो है। और इसका इफेक्ट ये होना है कि जैसे हम पहले आपके तुफासे से 2 दिन पहले 4 दिन पहले अल्टीमेट देते थे कि रेट 15 रुपये होगा, तो आज 15 रुपये बिक रहा है। और आज 4-5 होटलों से मतलब शहर के 8 बाजारों में जो होटल हैं उनमें भी 20 रुपये रोटी हो चुकी है सेल, और इन द नेक्स्ट जो है ये रेट जो है दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो काम हो रहा है ये 20 रुपये से 25 रुपये जाएगा, क्योंकि अभी ये इन द एंड चल रहा है, और जनवरी मार्च फरवरी तक ये रेट 5,000 रुपये मन आम मिलेगा। अच्छा बिल्कुल, जो बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये अंतिया दिया जा रहा है कि रोटी की कीमत जो है वो 20 से 25 रुपये फी रोटी जो है वो हो जाएगी। इस हवाले से आटे की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आम शहरियों को रोटी की कीमत भी 25 रुपये कर दी गई। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, झंग में आटे की किल्लत के बाद घी और चीनी भी गायब हो गई। आटा, घी और चीनी महंगे होने के बावजूद झंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश दस्तयाब न हो सकी। सारिफीन खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। आपको आगाह कर रहे हैं, झंग से जहां आटे की किल्लत के बाद घी और चीनी भी गायब हो गए। आटा, घी और चीनी महंगे होने के बावजूद झंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश दस्तयाब न हो सके। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, हमारे साथ मौजूद है। रमजान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आटा तो मुयस्सर नहीं, वो यूटिलिटी स्टोर हो या सरकार की जानिब से जो कायम शुदा आर्जी आटा पॉइंट्स हैं, आटा वहाँ पे भी मुयस्सर नहीं है। हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर महंगा कर दिया गया, बल्कि चीनी और घी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके बावजूद झंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले सार्फिन को आटा, घी और चीनी जो है वो मुयस्सर नहीं है, जिसके सबब सार्फिन जो है वो मुश्किलात से दो चार हैं। हमारे साथ इस वक्त सार्फिन मौजूद हैं, सो बात भी करते हैं। अच्छा ये बताएं, क्या लेने आए हैं आप? आटा, चीनी, घी। कुछ मिला यहाँ से? कुछ नहीं मिला। तो किस तरह गुजर बसर होगा? वक्त भी ज़ाया किया जाता है, यूटिलिटी स्टोर्स का रश जो है वो रुख भी करते हैं, लेकिन ना आटा मिल रहा है, ना घी मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। कुछ भी नहीं मिल रहा। जो वो मिलता है वो भी जो नया आया मैसेज वाला खाता, वो किसी गरीब के पास तो बैलेंस नहीं है, वो कैसे मैसेज भेजेगा? पहले तो वो 70 रुपये का लोड कराएगा, उस गरीब पहले तो 70 वो अदा करेगा, उसके बाद उसका मैसेज जाएगा, फिर उस नादरा से उसका जवाब कैसे आएगा? नहीं आता। मोबाइल फ़ोन है? मोबाइल फ़ोन तो है मेरा। मैसेज करना है आपको आता भी है? मैसेज भी नहीं करना है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता, ज़्यादातर नहीं होता। कितने अफराद हैं जिनका जो है वो गुजर बसर आपके ज़िम्मे है, नानो निफ़का, और आप आटा, चीनी, घी वगैरह लेके जाते हैं उनके लिए? मैं 8 अफराद पर मुश्तमिल है मेरा घर। 8,000 पे? 8 अफराद जी, मैं तो 8 अफराद बोल रहा हूँ। 8 बंदे, 8 अफराद पे। तो किस तरह गुजारा होता है? महंगी चीनी, घी, आटा और ये वो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है जी। 400 वाला आटा कभी मिलता भी नहीं है,
اگر مل بھی جائے تو اس سے 10 کلو کا آٹا ہے وہ 2 دن میں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل 10 کلو کا ایک جو ہے وہ تھیلا اگر ملے بھی تو صارفین جو ہیں اسے کتنے دن گزار سکتے ہیں. اور جھنگ اور اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پر عام طور پر گھروں کے اندر 8 سے 10 افراد جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ نہ چینی مل رہی ہے یہاں پہ، نہ آٹا مل رہا ہے، نہ گھی مل رہا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بالکل بھائی جان، یہاں پہ جب بھی آتے ہیں لائن میں کھڑے ہو کے، اس کے بعد جب بھی باری آئے گی نا پھر یہ کہیں گے میسیج کرو، میسیج پہ جب جواب ملتا بھی نہیں پھر کیا کریں. وہ میسیج بھی اس طرح کرتا ہے، اب 70 روپے کا لوڈ کروائیں پھر میسیج ہوتا ہے. تو آپ کے علاقے میں چکیاں وغیرہ بھی ہوں گی، ان کا رخ کیوں نہیں کرتے آٹا لینے کے لیے؟ ان کا ریٹ بھی 130 روپے کیسے میں لے اتنی 130 روپے. تو گندم وغیرہ بھی نہیں خرید سکے تھے؟ نہیں بالکل نہیں. جی بالکل، یہ وہ عام صارفین ہیں جو کہ یوٹیلٹی سٹورز کا یا جو سرکار کی جانب سے عارضی جو آٹا پوائنٹس بنائے جاتے ہیں ان کا رخ کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سرکاری آٹا میسر نہیں، جس کے سبب جو ہے وہ خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے. گھر کے اندر افراد جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ راشن آئے اور کوئی کھانے پینے کا بندوبست کیا جا سکے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اشیاء سرکار کی جانب خودنوش سے کی قلت کے باعث صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے. رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب فیصل آباد کے دیہی علاقہ مکینوں کے لیے اچھی خبر. ضلع کونسل نے 40 کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیمز کی منظوری دے دی. 6 جنوری کو ٹینڈرنگ کا انعقاد کیا جائے گا. پہلے سے منظور شدہ سکیمز کی ٹینڈرنگ مکمل ہو چکی ہے. بات کریں گے عبدالرحمان سے، بتائیے گا عبدالرحمان. جب بات کریں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو ضلع کونسل کے واسیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ یہاں پر ضلع کونسل کی 40 کروڑ روپے کی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی گئی ہے. 6 جنوری کو ٹینڈرنگ ہوگی. اراکین پارلیمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس پر منتخب ہوئے ہیں ان کی مشاورت سے دیہی علاقوں میں یہ ڈیولپمنٹ اسکیمیں مکمل کی جائیں گی، جس میں سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی تعمیر و مرمت ہوگی، سڑکیں نئی بنائی جائیں گی، پیچ ورک کیے جائیں گے، واٹر سپلائی اسکیمیں مکمل کی جائیں گی، سیوریج کا انتظام کیا جائے گا. اس کے علاوہ واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تعمیر و مرمت کی جائے گی، نئے بھی لگائے جائیں گے. تو اس سلسلے میں ایم پی ایم این ایس کی مشاورت سے 40 کروڑ روپے کے فنڈز لگائے جا رہے ہیں. اس سے پہلے تقریباً 90 کروڑ روپے کے فنڈز لگائے جا رہے چکے ہیں اور اس کے علاوہ 30 کروڑ کے فنڈز آنے والے دنوں میں لگائے جائیں گے. ٹوٹل جو ہے وہ 1.60 بلین کے فنڈز جو ہے وہ لگائے جائیں گے، جو کہ منظوری دی گئی تھی. ضلع کونسل کے پاس جو ڈیولپمنٹ کی مد میں فنڈز موجود ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ اچھی خبر یہ ہے کہ 6 تاریخ کو اس کی ٹینڈرنگ ہوگی اور جو پرانے فنڈز سے جن کی ہاف کی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے. عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. نئے سال کے آغاز پر ٹوبا ٹیکسنگ میں کھیل کے میدان سے بڑی خبر. سافٹ اینڈ گرین پروجیکٹ کے تحت ضلع بھر کی 15 یونین کاؤنسلز میں نئے گراؤنڈز بنائے جائیں گے. 10 کروڑ روپے کی لاگت سے رواں سال گراؤنڈز مکمل کیے جائیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے نئے سال کے آغاز پر ٹوبا ٹیکسنگ میں کھیل کے میدان سے بڑی خبر سامنے آئی ہے. سافٹ اینڈ گرین پروجیکٹ کے تحت ضلع بھر کی 15 یونین کاؤنسلز میں نئے گراؤنڈز بنائے جائیں گے. بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے. مبشر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، سال 2023 کے آغاز میں کھیل کے میدان سے اچھی خبر ہے کہ ٹوبا ٹیکسنگ کی 15 یونین کونسل میں نئے گراؤنڈز بنائے جائیں گے، جہاں پر کھلاڑیوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہوگی، پویلین بنائے جائیں گے، 4 دیواری تعمیر کی جائے گی اور بلاکس بھی بنائے جائیں گے. اس حوالے سے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد جمیل سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر، آپ بتائیے گا کہ جو گراؤنڈز ہیں یہ کہاں بنائے جا رہے ہیں؟ بلا شبہ اس نئے سال کے آغاز پر کھلاڑیوں کی اچھی خبر ہے کہ اب کھیلوں کے میدان مزید آباد ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا جو ضلع ہے یہ کھیلوں کا ایک ہب بننے جا رہا ہے. اس میں 15 مختلف جگہوں پہ ہم گرین اینڈ سافٹ گراؤنڈ کے حوالے سے گراؤنڈ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. یہ پنجاب گورنمنٹ کا سپورٹ ڈپارٹمنٹ کا انتہائی اہم انیشیٹو ہے. اس میں 4 دیواری ہوگی، ہم اس میں گراسیفیکیشن کریں گے، پلانٹیشن لگائیں گے، پیویلین ہوگا، سٹنگ پلان ہوگا، واٹر سورس ہوگا، بجلی کا سورس ہوگا. یہ گراؤنڈ بنا کے یہ 2 ایکڑ پہ مشتمل گراؤنڈ ہوگا. یہ ملٹی پرپز گراؤنڈ ہوں گے. اس میں فٹ بال، کرکٹ، ایتھلیٹکس اور دوسری مختلف گیموں کو فروغ دیا جائے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں گا یہ گراؤنڈ بننے کے بعد مقامی جو کلب ہیں ان کے ہینڈ اوور کیا جائے گا. یہ کمیونٹی کو دیا جائے گا اور کمیونٹی اس کو چلا کے آگے اس کو ڈیولپ کرے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تعمیر کے بعد ڈسٹرکٹ میں ایک بہترین انقلابی تبدیلی آئے گی جس سے کھیلوں کو فروغ ملے گا. سر، یہ بتائیے گا کہ صرف ٹوبا ٹیکسنگ میں بن رہے ہیں کہ تحصیلوں کے اندر بھی انتخاب کیا گیا؟ نہیں، 4 تحصیلوں میں ہے. اس میں 7 کے قریب تحصیل ٹوبا میں ہے،
3 कमालिया में है, 2 गोजरा में है, ऐसे ही पीरमल में है। इस तरह करके इसकी डिवाइडेशन है और इंशाल्लाह ताला ये पूरे पंजाब में एक स्कीम चल रही है सॉफ्ट एंड ग्रीन स्कीम की। हमारे इदारे की तरफ से आने वाले दिनों में पूरे सूबे में ग्राउंड्स का जाल बिछाया जाएगा ताकि हर इलाका के और हर कम्युनिटी के खिलाड़ियों को खेलने के मौके मिल सके। मजमूई तौर पर इस पे कितना खर्चा होगा, कितनी स्कीम है ये? एक ग्राउंड 2 एकड़ पे मुश्तमल है, इसकी 4 दीवारी है, पेविलियन है। इस पे कुछ 60 से 70 लाख रुपए के करीब स्कीम पे खर्चा आएगा। ये बहुत कम खर्च स्कीम है और ये सस्टेनेबल स्कीम्स हैं और इनको आगे चलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, एक बड़ा अच्छा मंसूबा है जिसके तहत टोबा टेक्सिंग की 15 यूनियन काउंसिल में ग्राउंड बनाए जाएंगे। मुबश्शिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में कस्टम इंटेलिजेंस ने स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया। रवा माली साल के दौरान 1 अरब रुपए से जायद का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया। पकड़े जाने वाले सामान पर 65 करोड़ 17 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी बनती थी जो अदा नहीं की गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, आगाह कीजिएगा इस क्रैकडाउन के हवाले से। जी, फैसलाबाद में महकमा कस्टम्स की जानिब से रवा माली साल के दौरान स्मगलिंग माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया है और इस हवाले से रवा माली साल के पहले 6 महीनों के दौरान 1 अरब रुपए से जायद नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया है। इंटेलिजेंस हुक्काम के मुताबिक बरामद शुदा जो सामान था उस पर 60 करोड़ रुपए से जायद कस्टम ड्यूटी बनती थी, मगर ये टैक्स चोरी की गई और कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुक्काम के मुताबिक पकड़े जाने वाले सामान में सबसे ज्यादा कपड़ा, गाड़ियां, जूसेस, स्पेयर पार्ट्स और दीगर अद्वियात शामिल हैं जो कि बैरून मुल्क से गैर कानूनी तरीके से लाई गई और फिर उन पर टैक्स बचाने के लिए जो स्मगलिंग माफिया है उनकी जानिब से स्मगलिंग की गई। ताहम इस इंटेलिजेंस हुक्काम की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदियाँ करके, मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मार कर और मुख्तलिफ मुकामात से ये 1 अरब रुपए से जायद का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया। इंटेलिजेंस हुक्काम के मुताबिक इनमें से बेशतर केसेस में सीजर रिपोर्ट्स फाइल कर दी गई और मुल्जमान के खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी किया गया, जबकि इस हवाले से मुख्तलिफ केसेस में रिकवरियां भी की गई, जबकि मजीद जो केसेस जेर इल्तवा है उनमें उमैर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। उमैर बता रहे थे, फैसलाबाद में कस्टम इंटेलिजेंस ने स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया। रवा माली साल के दौरान 1 अरब रुपए से जायद का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया। आपको बताएं, हुकूमत ने इंपोर्ट होने वाली मसनूआत की बहाली की लिस्ट जारी कर दी, मगर वर्जिश करने वाली मशीनरी की इंपोर्ट की इजाजत ताहाल ना मिल सकी। जिम और फिटनेस क्लब के मालिकान ने हुकूमत से जिम मशीनरी की इंपोर्ट बहाल करने का मुतालबा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत ने इंपोर्ट होने वाली मसनूआत की बहाली की लिस्ट जारी कर दी। तफसीलात जान लेते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, जिम की मशीनरी के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो मशीनरी है वो भी इंपोर्ट हो रही थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 दिन पहले खास तौर पर स्टेट बैंक की जानिब से जो मरासला जारी किया गया, उस मरासले के मुताबिक टेक्सटाइल मशीनरी, फूड आइटम्स और इसके साथ साथ दीगर अशिया के ऊपर इंपोर्ट जो है वो बहाल कर दी गई है। लेकिन ये लिस्ट के अंदर जो है वो जिम की मशीनरी शामिल नहीं है। इस वक्त फैसलाबाद भी और इसके साथ साथ दीगर तमाम जिम स्टेक होल्डर्स की जानिब से जो है वो हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि हेल्थ सेक्टर को ख़ुसूसी तौर पर मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिम की मशीनरी की इंपोर्ट जो है उसको बहाल रखा जाए। और इस वक्त हुकूमत से अपील भी करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जिम के कुछ ऑनर्स मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो मशीनरी के हवाले से, उसकी इंपोर्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएगा कि क्या कहेंगे जिम की मशीनरी के हवाले से, किस हद तक इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है ये जिम की मशीनरी की इंपोर्ट बहाल रखना? जी देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे हम लोगों के लिए एक मेडिसिन वगैरह जो हैसियत और जो इम्पोर्टेंस रखती है, उसी तरह जिम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बजाय मेडिसिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जिम है, क्योंकि अगर हम जिम में फिट रहेंगे तो फिर मेडिसिन की हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो अगर आप जिम को ही पाबंदी लगा देंगे और जिम की मशीनरी पे ही पाबंदी लगा देंगे तो हम लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा, कम से कम मौके मिलेंगे। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके हमें दिए जाएं ताकि हम लोग जिम वगैरह की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, फिर साथ इसके इतनी ज़्यादा चीज़ें और अटैच हैं। हम लोगों की बहुत से कारोबार, ये जिम का कारोबार जो है वो भी मशीनरी के साथ अटैच है।
तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि ये तो सबसे ज्यादा चिराग priority भट्ट पे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में जाहिद इकबाल ने बतौर डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल अपना चार्ज संभाल लिया। आर्ट्स काउंसिल के तमाम मुलाजमीन ने फूलों के गुलदस्तों के साथ जाहिद इकबाल का इस्तकबाल किया। बात करेंगे अहमद साद से, बताया गया अहमद। हाँ जी बिल्कुल, जाहिद इकबाल ने एक बार फिर जो है पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद डिवीजन के बतौर जो है डायरेक्टर जो है वो अपने ओहदे का चार्ज जो है वो संभाल लिया है। आज जो है आज उनका पहला दिन था जहाँ पे जो है तमाम जो है आर्ट्स काउंसिल के स्टाफ की जानिब से जो है उन्हें जो है फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। अब इसी वाले से हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल। सर पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं हम भी। तो सर, और जैसे पहले आपने खिदमत अपनी सारे अंजाम दी हैं आर्ट्स काउंसिल के लिए, मजीद क्या करने जा रही हैं? इंशाअल्लाह जी, खिदमत हमारा ये फ़र्ज़ है, खिदमत भी है, कौमी खिदमत भी है, हमारी डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और मुझ पे ये फ़र्ज़ भी है इस जॉब में रहते हुए कि मैं आवाम की खिदमत करूँ, आर्ट्स काउंसिल की खिदमत करूँ। और इंशाअल्लाह जैसे हमने पहले रौनकें लगाई थी, अभी भी ऐसे ही प्लान हैं और इस छोटे से पॉज को ज़रा रेस्ट ही समझा जाए और इंशाल्लाह हम एक प्रोग्रामों की लंबी लिस्ट है हमारे पास, वो भी आपके लिए है। और मार्च में इंशाल्लाह बड़े प्रोग्राम हैं, एक मेला बड़ा खूबसूरत आ रहा है, इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर एक मेला हम अपने डिवीज़न में लगाएंगे, पंजाब कल्चर डे है। तो इंशाल्लाह शहर की रंगीनियों को वैसे ही बरकरार रखेंगे जैसे हम रखा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि जो डायरेक्टर जाहिद इकबाल है उनका ये भी कहना है कि मार्च में जो है वो एक मेला अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, महकमा तालीम मामूलात और इंतजामी अमूर की जिम्मेदारियां क्लैरिकल स्टाफ के सपुर्द, लेकिन क्लैरिकल स्टाफ महकमाना ट्रेनिंग से महरूम है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने महकमा तालीम से क्लर्कों की ट्रेनिंग का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद की अगर बात करें तो तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी ज़िम्मेदारी क्लरिकल स्टाफ पर आयद है और तमाम दफातर और स्कूल्स बिलखसूस हाई और हायर सेकेंडरी वहाँ पर तमाम जो अमूर हैं महकमाना उनको निपटाने के लिए क्लरिकल स्टाफ की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। लेकिन अलमिया यह है कि क्लरिकल स्टाफ की आज तक कोई भी फाइनेंशियल रूल्स के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, कंप्यूटर ऑटोमेशन के हवाले से ट्रेनिंग जो है वो नहीं दी गई, जिसके बायस काफ़ी मसाइल सामने आते हैं और इस हवाले से चीज़ों को दोबारा से असर नौ उनका जायज़ा लेना पड़ता है। इस हवाले से एपका स्कूल विंग की तरफ से ये डिमांड की गई है कि तमाम क्लरिकल स्टाफ जिनके पास बिलखसूस फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियाँ हैं, डॉक्यूमेंटेशन की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाए ताकि उन्हें महकमाना कवानीन पर अबूर हासिल हो और कोई भी गलती जो है उसकी गुंजाइश ना रहे। इस हवाले से प्रेसिडेंट एपका हमारे साथ मौजूद हैं, अमानुल्लाह, उनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं, क्लरिकल स्टाफ बहुत ज़िम्मेदारियाँ आयद हैं फाइनेंशियल रूल्स के हवाले से, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो उस हवाले से, और अब सारा डाटा ऑनलाइन भी किया जा रहा है, लेकिन क्लरिकल स्टाफ की ट्रेनिंग इस हवाले से कोई नहीं है, क्या कहते हैं? जी, इस हवाले से आपका फैसलाबाद का मौक़िफ़ ये है और हमारी गुजारिश भी है। इससे पहले 1 साल पहले भी हमने ये इशू उठाया था अपने ऑफिसरान के सामने और कायद अकेडमी में भी हमने ये एक लेटर भेजा था कि क्या वजह है कि आप हेड मास्टर को, टीचर्स को और दूसरे कैडर्स को जो है वो ट्रेनिंग करवाते हैं, क्लरिकल स्टाफ को ही जो है एक अरसा दराज से जो है आपने वो ट्रेनिंग नहीं करवा रहे, जबकि जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को करोड़ों का अगर वो बजट आता है तो ज़ाहिर बात है उसकी जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो एक क्लर्क ही करेगा। अगर आप क्लर्क को जो है वो ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे तो लामहाला उसको उसके कानून का कैसे पता चलेगा? जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर। चन्योट और गिरदोनवाह में चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। नामालूम चोर दानिश नामी शहरी के घर से 4.5 तोले सोना और 2 लाख रुपए नकदी ले उड़े। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। शहर और गिरदोनवा में चोरी की वारदातें जोर पकड़ रही हैं। दूसरी तरफ चिन्नौट पुलिस की जानिब से कोई इक़दाम जो है वो नहीं किए जा रहे। रात गए भी मोहल्ला आली रोड पर 3 चोरी की वारदातें हुई हैं। इसी तरह मालिक दानिश था जो अपने किसी अजीज़ की शादी में गया और 1 घंटे बाद जब तकरीबन अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा था और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 4.5 तोले से ज़ायद सोना, इसी तरह 2 लाख रुपए से ज़ायद नकदी नामालूम चोर ले गए हैं। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह ये वारदात हुई है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई हम शादी की तरफ गए हुए थे, कज़न की शादी थी, हमारी फैमिली छोटी सी है और हम उधर गए हैं। उधर उन्होंने बोला था कि वापसी को हमारा ना जर्सी सामान वगैरह लेके जाओ, बच्चों के लिए अपर वगैरह सर्दी है।
तो मैं वापसी आधे घंटे बाद 9:05 पे इधर से निकले हम, तो वापसी आए हैं 9:40-45 पर। तो आए हैं तो हर चीज़ बिखरी हुई थी, कोई चीज़ भी नहीं संभाली है। तो ASI साहब आए थे, जफ़र अब्बास, वो आए थे, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई, उनका ड्राइवर साथ था मुसर्रत, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाए, उन्होंने बोला सामान अपना चेकअप कर लो। उनके सामने हमने चेक वगैरह किया है। हमारे जेवरात जो था 4.5 तोले और 2,36,000 रुपये हमको मौजूद नहीं मिले थे उधर से। तो हमारी अपील है, हमने दरखास्त वगैरह भी दी है, हर चीज़ किया है, लेकिन कोई अभी तक ना दाद रसी नहीं की। कल गए बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी खदमत खल्क में पेश एलाइड अस्पताल में डायलिसिस और अमराज कल्ब के हवाले से आने वाले मरीजों के लिए बड़ा इकदाम। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 2 डायलिसिस और 5 ECG मशीनें एलाइड अस्पताल की इंतजामिया के हवाले कर दी। बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी खिदमत खल्क में पेश नज़र आती है और अलाइड अस्पताल में अमराज गुर्दा और अमराज कल्ब के हवाले से आने वाले जो मरीज़ हैं उनके लिए बड़ा इकदाम किया गया है। 2 डायलिसिस मशीनें और 3 जो हैं वो ECG मशीनें जो हैं वो अलाइड अस्पताल इंतज़ामिया के हवाले की गई हैं, जिसके लिए बाकायदा तकरीब भी मुनक्किद हुई है। तकरीब में वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी भी हाजिर हुए हैं। सर, क्या कहेंगे आज के हवाले से जो मशीनें भी डोनेट की गई हैं और इससे कितना फ़ायदा पहुंचेगा अलाइड अस्पताल में आने वाले मरीजों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नए साल का आगाज़ हो रहा है और इसमें जो सबकत ली है वो हमारी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी ने ली है और आज इन्होंने हमें 2 डायलिसिस मशीनें जो हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे नेफ्रोलॉजी वार्ड है वहाँ पे हमारे डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, वहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 5 जो हमें इन्होंने दी हैं ECG मशीन्स जो हमारी मुख्तलिफ वार्डों में खसूसी कार्डियोलॉजी वार्ड में इस्तेमाल होंगी। और मैं समझता हूँ कि पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का जितना कंट्रीब्यूशन है इस अस्पताल की कारकर्दगी में वो हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और पिछले 2-3 साल में इन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। पेशेंट बेड्स के हवाले से हो या पेशेंट के बेंचेस हैं, इक्विपमेंट है, हर लिहाज से ये जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इससे हमारी कारकर्दगी में बहुत बेहतरी आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में ये अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बार इलेक्शन के हवाले से तैयारियां जारी हैं। उम्मीदवारों की तरफ से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा हाशिर वड़ाइद से। जी हाशिर। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवारों की जाने से जोड़ तोड़, इसके साथ साथ इंतखाबी कैंपेन का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और यहाँ पर सदर की नशिस्त के लिए 3 उम्मीदवार जो हैं वो मध्य मुकाबले हैं और इन्हीं 3 उम्मीदवारों से एक उम्मीदवार इनवारुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, इलेक्शन के लिए वक्त कम रह गया, कैसी जा रही है कैंपेन और मंशूर के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो कैंपेन आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है और अब ग्रुपों की शक्ल में हम बैठे हैं और बार में भी और सेशन कोर्ट में भी। इस हवाले से बाकी दोस्तों के साथ मीटिंग्स भी जारी हैं और डोर टू डोर कैंपेन अब ख़त्म होगी, लेकिन अफराद के साथ, ग्रुप्स के साथ और ऐसे इंडिविजुअली वो अभी जारी है और वो तो आखिरी लम्हे तक रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। हमारे दोस्त, मेरी टीम बहुत एग्रेशन के साथ एग्रेसिवली कैंपेन कर रही है। आज भी आप देख रहे हैं कि ये सुबह 8:45 बजे के दोस्त आ गए हैं और बैठे हैं और दोस्तों से मिल रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन। शुक्रिया हाशिर तफसीलात के लिए। दूसरी जानिब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम डिविजनल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। तानियावाला 11 और जड़ावाला 11 के माबैन टाकरा जारी है। बात करेंगे अली रजा से। अली, बताइएगा मैच के मुतालिक। जी बिल्कुल, डिवीज़न भर की टीमें जो हैं वो इस वक्त मद्दे मुकाबल हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ये मैच जो है वो जारी हैं, जिसमें अभी जड़ावाला और तांदलावाला की टीम जो है वो मद्दे मुकाबल है। तांदलावाला ने टॉस जीतकर जो है वो पहले बैटिंग का फैसला किया है। उस वक्त एक खिलाड़ी उसका आउट हो चुका है। रन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे क्योंकि आज वेदर भी कदरे बेहतर है। विकेट पर बॉल जो है वो निकल रहा है क्योंकि धूप जो है वो निकली है, जिसके बाद प्लेयर भी जो है वो काफ़ी खुश है कि मौसम काफ़ी कदरे बेहतर है। लेकिन अगर मैं मैच की बात करूं तो तांदलावाला को ज़्यादा से ज़्यादा रन देने होंगे क्योंकि जो जड़ावाला की टीम है जो काफ़ी हद तक जो है वो प्लेयर्स अच्छे हैं। तो इसमें जो है वो डिवीजन भर की टीम। शुक्रिया आपका अली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।